आजकल पित्ताशय की पथरी, गॉल ब्लैडर में स्टोन, मल्टीपल स्टोन्स कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसका एलोपैथी में गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सर्जरी चाहे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्यों ना हो, पर शल्य क्रिया से तो हर इंसान बचना चाहता है। उसके पहले जीवन शैली में सुधार के साथ-साथ वो अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी आज़माता है कि शायद कोई ऐसा इलाज हो जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिसॉल्व हो जाएँ और उसे सर्जरी करानी ना पड़े। अब क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई दवा है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन्स मेल्ट हो जाएँ और सर्जरी ना करवानी पड़े? ये मैं जानना चाहूँगी होम्योपैथिक वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी से, जिनका लखनऊ में होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र है और आप एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के प्रेसिडेंट भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि आपका रिसर्च डाटा क्या कहता है कि कोविड के बाद गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम बढ़ गई हैं? इस समस्या को लेकर ज़्यादा पेशेंट आने लगे हैं आपके पास? नहीं, ऐसा कोई ऑथेंटिक कोई डेटा नहीं है, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट गॉल ब्लैडर या लिवर पे अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। इसलिए ऐसा कोई भी किसी भी विधा में इस तरह की स्टडी भी नहीं हुई है और ना गॉल ब्लैडर के केसेज में कोरोना के बाद इजाफा हुआ, ऐसा नहीं है। गॉल स्टोन्स बन क्यों जाते हैं? हाँ, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे इसके नोन और अननोन कॉजेज हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्टेब्लिश्ड कॉज है गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं से आ जाते हैं। गॉल ब्लैडर में भी हो सकते हैं या कई बार टाइफाइड होने के बाद आंतों में बैक्टीरिया रह जाते हैं और वो कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से कई बार गॉल ब्लैडर में चले जाते हैं। तो जो डेड बैक्टीरिया होते हैं उसके चारों तरफ एक कोटिंग जमने लगती है, जिसमें कि बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल होता है। जब वो डिपॉजिट होते होते वो स्टोन बना देते हैं। तीसरा कारण है कि अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है या बाइल थिक होने लगता है तो उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अननोन कॉजेज हैं जिनको कि कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, कभी जॉन्डिस की हिस्ट्री नहीं है, फिर भी गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं। बच्चों में बन जाते हैं जिनको कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारे अभी अननोन कॉजेज हैं। तो एग्जैक्ट इसकी जो इटियोलॉजी हम लोग कहते हैं वो अभी अननोन ही है। किडनी स्टोन्स और गॉल स्टोन्स में क्या फर्क है डॉक्टर साहब? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। गॉल स्टोन जैसे मैंने बताया, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट, इनसे मिलके बनते हैं। बहुत रेयरली कैल्सीफाइड होते हैं। किडनी स्टोन्स का जो कंपोजिशन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यूरिक एसिड होता है, सिस्टीन होता है। दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं, कारण भी अलग होते हैं, कंपोजिशन भी अलग होता है। तो होम्योपैथिक में दोनों की दवा सेम है, कंपोजिशन सेम है कि? दोनों बिल्कुल नहीं। होम्योपैथी में या किसी भी चिकित्सा पद्धति में अगर कोई दवा होगी तो चूंकि किडनी स्टोन फॉर्मेशन, उसका कंपोजिशन, उसके सिम्टम अलग होते हैं, गॉल ब्लैडर के अलग होते हैं, इसलिए दवाएं कॉमन नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या गॉल स्टोन्स होम्योपैथिक दवा से फुली डाइल्यूट हो जाते हैं? मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं। मेरे 3 पेपर पब्लिश हैं गॉल ब्लैडर स्टोन पे, और मेरा ख्याल इंडिया का फर्स्ट पेपर मेरा था 90s में मैंने पब्लिश किया था, जो कि बहुत बड़ी स्टोरी बन गया था कि किसी ने उसके पहले डॉक्यूमेंट करके नहीं दिखाया था। गॉल स्टोन का इलाज लोग करते हैं लेकिन किसी के पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं था। फिर मैंने स्टडी करते करते करीब 40 साल मुझे हो गया और मेरा ऑथेंटिक पेपर गॉल ब्लैडर का माना जाता है। ऑफ कोर्स उसमें रिजल्ट्स बहुत पुअर है कंपेयर टू किडनी स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन में सक्सेस रेट कम है, लेकिन मैंने खुद डॉक्यूमेंट किए हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं स्टोन्स। कितने प्रतिशत ये सक्सेस रेट? ये प्रतिशत चेंज होता रहता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल हम समअप करें इम्प्रूविंग और क्योर्ड में तो 15 से 20% रिस्पॉन्स आता है, फेल्योर ज़्यादा है। आप मुझे सक्सेसफुली कंडक्टेड केस के बारे में बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा। मैं आपको बल्कि दिखाऊंगा भी। गॉल स्टोन्स मैंने बच्चों का भी ठीक किया है, एडल्ट में भी ठीक किया है,
सीनियर सिटीजन में भी ठीक किया है, लेडी और जेंट्स को भी ठीक किया है। जो मेरे पास एविडेंस बेस्ड केसेस हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। आप चाहें तो उसका अल्ट्रासाउंड भी हम आपको दिखाएंगे, आप पब्लिक को दिखा सकते हैं, जिनमें मुझे सक्सेस मिली है। तो इनका ट्रीटमेंट हम लोग होम्योपैथी में होलिस्टिक पॉइंट से लेते हैं, पर्सन एज ए होल लेते हैं। तो हर मरीज अलग होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन हर मरीज अलग होता है, अपने में इंडिविजुअल होता है। तो होम्योपैथी की जो फिलॉसफी है कि वी हैव टू इंडिविजुअलाइज ए केस एंड देन वी ट्रीट द पर्सन होलिस्टिकली, नॉट ओनली गॉल ब्लैडर। कुछ दवाएं होती जो कॉमन होती गॉल ब्लैडर में, और कुछ होती इंडिविजुअलाइज्ड होती। तो मैं उस अप्रोच को लेता हूं कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। जी। कितने mm की पथरी डिसॉल्व हो जाती है? मेरे पास जो रिकॉर्डेड है वो 10 मिलीमीटर तक में मुझको सक्सेस मिली है। अब ज़्यादातर उससे बड़े स्टोन होते हैं तो मैं यूजुअली कह देता हूँ आप सर्जरी करा दीजिए, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन भी होगा तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। 1-1 मिलीमीटर, फिर एक लेयर बाय लेयर कम होता है। तो 10 mm के ऊपर वालों को मैं मना कर देता हूँ। और जो मल्टीपल स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर भरा हुआ होता है, उनको भी मैं अब अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे अब ये मालूम है कि हमें फेल्योर कहाँ मिलता है। तो ऐसे केसेस जो कि नॉन फंक्शनिंग गॉल ब्लैडर है, फाइब्रोज्ड गॉल ब्लैडर है, या स्टार्टेड विद स्टोन्स है, तो ऐसे केसेस को मैं सर्जरी में रेफर कर देता हूँ। लेकिन 10 मिलीमीटर के नीचे वाले स्टोन्स को मैं टेकअप करता हूँ। अच्छा, सिंगल बिग स्टोन कैंसर होने का खतरा, एलोपैथी में जनरली कहते हैं कि इससे पहले कि और कॉम्प्लिकेशंस हो आप सर्जरी तुरंत करा लीजिए। बिल्कुल ठीक है, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो सर्जरी ठीक है। लेकिन जो कैंसर का डर पैदा किया जाता है, इट इज 0.001%। 100 में एक केस कैंसर नहीं होता। अब तक मैंने करीब 5,000 केस का रिकॉर्ड बनाया है, 5,000, जो कि इंडिया में रिकॉर्ड है। इसमें हार्डली कुछ केसेज होंगे जिनको कि बाद में मैलिग्नेंसी हुई हो, बट आई हैव नेवर सीन। तो ये डर पैदा करके सर्जरी करना मैं ठीक उचित नहीं मानता। सर्जरी करना ठीक है, वेलकम, लेकिन ये जो डर पैदा किया जाता दिमाग में कि कैंसर हो जाएगा इसलिए हड़बड़ी में सर्जरी कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत रेयर है। अच्छा डॉक्टर साहब, those tiny stones 2-3 mm they are very risky, कि जो कि बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में भी जा सकते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट में भी जा सकते हैं, which is life threatening too। तो ऐसी सिचुएशन में होम्योपैथिक कैसे सपोर्टिव है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको मैं दोबारा केसेस दिखाऊंगा। मेरे पास गॉल ब्लैडर स्टोन्स इम्पैक्टेड कॉमन बाइल डक्ट, वो केसेस भी आए जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है। छोटे स्टोन थे, वो सीबीडी में कॉमन बाइल डक्ट में चले गए, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड पेन हो रहा है। ऐसे केसेस मेरे पास आए जिनमें मुझे सफलता मिली। कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन पास हो गए या डिसॉल्व हो गए, जॉन्डिस ठीक हो गया। हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे बाइल डक्ट में चला गया सीबीडी में, तो ऐसी सिचुएशन में एलोपैथी ईआरसीपी करा के स्टोन निकाल के स्टंट डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर्जरी करा लीजिए। बिल्कुल। पैनक्रियाटिक डक्ट में चला गया, वो भी ट्रीटमेंट करके सर्जरी कराने के लिए बोलते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट काफी लंबा समय हमें देना पड़ता है इसमें, तो क्या ये एडवाइसेबल है कि हम इतना उसके लिए रुकें, क्योंकि ये रिस्की भी है? नहीं, बिल्कुल सही है, मैं भी नहीं एडवाइस करूंगा। लेकिन कुछ मरीज होते हैं जिनमें की हाई रिस्क सर्जरी होती है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर के केसेज हैं, क्रॉनिक रीनल फेल्योर के केसेज हैं, और सीबीडी में स्टोन फंसे हुए हैं, सर्जन मना कर देता है, वो क्या करेंगे? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन इज होम्योपैथी। और इवन पैनक्रेटाइटिस के केसेज में टैकल कर रहा हूँ जिनमें की इंप्रूवमेंट आ रहा है, जिसमें सीरम अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ पैनक्रेटाइटिस है। ऐसे केसेस को भी मैं होम्योपैथी से हैंडल कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने कही बहुत स्लो प्रोसेस है, डिपेंड करता है बीमारी क्या है। किसी को वायरल फीवर, जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री हो रहा है तो उसमें हम 3 महीने थोड़े ही लेंगे, वो तो 2-3 दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन जो डिजीज ही क्रॉनिक है उसमें तो टाइम लगेगा ही, चाहे जो पैथी हो। तो ये जो टैग होम्योपैथी के साथ लग गया कि स्लो प्रोग्रेस होती है, ऐसा नहीं है। एक्यूट डिजीज में तुरंत रिस्पॉन्स आता है, जो बीमारी ही क्रॉनिक है उसमें टाइम लगता है। तो मैं खुद कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्टेड केसेस को एडवाइस करता हूँ कि आप ईआरसीपी कराइए और कोलेसिस्टेक्टमी करा दीजिए। लेकिन अगर कोई मजबूरी है
जहाँ की वो नहीं हो सकता है तो होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे होम्योपैथिक दवाइयों से आराम मिल गया पेशेंट को, 2-3 महीने तक उसको कोई, जैसे पहले पेन होता था, पेन भी नहीं हो रहा है, और लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो स्टोन साइज उसमें कोई फर्क नहीं आया, हाँ, वो हाँ, सेम है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में दवा हमें फॉलो करनी है कि एक कोई ऐसा पॉइंट है कि जहां पर आके हमें हाँ। दवा रोक देनी है? ज्यादातर मैं जो प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ 3 महीने, 3 महीने ट्रीटमेंट के बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर उसमें चेंजेज आ रहे हैं तो एनकरेजिंग होता है, कंटिन्यू करते हैं। अगर चेंज नहीं आया, मल्टीपल स्टोन में असेसमेंट मुश्किल होता है। मल्टीपल, मान लीजिए मोरंग के टुकड़े पड़े हुए हैं, 2-4 कम हो गए, पता नहीं लगता। तो अगर कोई चेंज सिग्निफिकेंट नहीं है तो मैं खुद एडवाइस करता हूं कि आप सर्जरी में जाइए। लेकिन कुछ मरीज होते हैं जो कहते नहीं मैं अभी ट्रायल लेना चाहता हूँ, एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं, तो उनमें हम 6 महीने, 1 साल, कई लोग तो हमने 2-2, 3-3 साल फॉलो किया और दे रिमेन ऑल राइट। तो सर्जन भी कहते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है। मल्टीपल स्टोन्स, फिर गॉल ब्लैडर स्लज, वो फुली कैसे क्लीन होता है? क्लीन हो जाता है, स्लज के केसेस ठीक हो जाते हैं। स्लज का मतलब जैसे शहद होता है, गाढ़ा गाढ़ा बाइल भरा हुआ है, हम लोग दवाएं देते हैं तो उसको कहते हैं कोलेगॉग एक्शन होता है। कोलेगॉग का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं हैं जो बाइल थिनर है, नोन है, हमारे लिटरेचर में है कि वो दवाएं दीजिए बाइल थिन हो जाता है, डाइल्यूट हो, पतला हो जाता, फ्लो करने लगता है। उसमें स्टडेड स्टोन होते हैं बारीक बारीक से, वो भी उसी में पास हो जाते हैं। लेकिन बड़े स्टोन 5 मिलीमीटर से ऊपर स्टोन होगा तो वो पास नहीं हो सकता, वो डिसोल्यूशन होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि स्टोन कैसे गल सकता है, तो मेरा एक बड़ा मेडिकल लॉजिक नहीं है लेकिन दूसरी लॉजिक है, व्हाट कैन बी कंस्ट्रक्टेड कैन बी डिकंस्ट्रक्टेड। अगर कोई चीज गॉलब्लैडर में बन गई अंदर, स्टोन बाहर से अंदर नहीं गया, गॉलब्लैडर के अंदर बनता है, वो एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, उसके तहत बनता है। तो अगर कोई दवा उस प्रोसेस को रिवर्स कर दे तो स्टोन डिसॉल्व हो सकता है। ये मेरी नॉन मेडिकल लॉजिक है, व्हाट कैन बी कंस्ट्रक्टेड कैन बी डिकंस्ट्रक्टेड। और मैंने खुद रिकॉर्ड किए केसेस जो कि मैं शेयर करूंगा आपसे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, सपोज डिसॉल्व हो गए, तो क्या ये दोबारा फिर बन जाते हैं? और अगर दोबारा बन जाते हैं तो सेम होम्योपैथिक मेडिसिन हमें फॉलो करनी होती है कि उसका कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं आप? मैंने ऐसा नहीं देखा, जिन केसेज में हमें सक्सेस मिली वो हमारे पास फिर दोबारा तो नहीं आए कि बन गया। अब अगर बन गया हो, सर्जरी करा दिया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं अभी तक। आई हैव नॉट रिकॉर्डेड ए सिंगल केस जिनमें कि रिकरेंस हुई हो। और चूंकि एलोपैथिक सिस्टम में तो गॉलब्लैडर निकाल देते हैं तो क्वेश्चन वो खत्म हो जाता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि रिकरेंस नहीं होता है। सपोज गॉल ब्लैडर निकाल दिया, सर्जरी हो गई, उसके बाद क्या ऐसे पेशेंट्स आपके पास मरीज आते हैं कि उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है उन्हें? आते हैं। मेरे पास कुछ है लोग गॉलब्लैडर स्टोन, गॉलब्लैडर सर्जरी के बाद कॉमन बाइल, उनको पेन होने लगा तो लोग गैस्ट्राइटिस समझते रहे, एंडोस्कोपी किया, गैस्ट्राइटिस का इलाज चला, नहीं ठीक हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया तो उनको कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन बन गया। क्योंकि सिर्फ गॉलब्लैडर निकालते हैं, वो पैथोलॉजी रहती है, तो उसकी वजह से नली में स्टोन बन गए। ऐसे भी केसेस मैंने रिकॉर्ड किए जिनको कि मैंने दवाएं दिया और कॉमन बाइल डक्ट क्लियर हो गई, पेन ठीक हो गया। वी हैव गॉट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अल्ट्रासोनोग्राफिक, वो हम आपसे शेयर करेंगे जी। डॉक्टर साहब, ये क्या गॉलब्लैडर ये हेरिडिटरी भी होता है स्टोन? नहीं, ऐसा अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है कि अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में है तो बच्चों में हो, ऐसा कहीं देखा नहीं गया। अच्छा। और एनी रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर साहब कि जब ट्रीटमेंट चल रहा हो, खान पान में कुछ? हाँ। देखिए, गॉलब्लैडर स्टोन में बहुत भ्रांतियां हैं। इसमें लोग गलत सलत परहेज बताते हैं जो कि लॉजिकल नहीं है मेडिकली। इसमें सिर्फ चिकनी चीजों को हम लोग प्रतिबंधित करते हैं, घी, तेल, मक्खन, 3 चीजें। क्योंकि जब आप खाने में फैट लेते हैं तो गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। पैंक्रियाटिक जूस और गॉलब्लैडर जूस, जो मतलब बाइल जूस होता है, ये उसको
डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो चिकनी चीज खाने से गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो चूंकि अंदर स्टोन होते हैं, जब कंट्रैक्शन होगा तो वॉल से वो स्टोन रगड़ने लगते हैं और पेन होने का डर रहता है। इसलिए सिर्फ मैं इतना ही परहेज बताता हूँ, चिकनी चीजें ना खाइए या मिनिमम खाइए। इसमें अक्सर लोग टमाटर, पालक, पत्ते वाली सब्जियां, बीज वाली चीजें मना कर देते हैं। वो चीज इलॉजिकल, वो किडनी स्टोन में मना होता है, क्योंकि वहां पे एक ऑक्सलेट या यूरिक एसिड से रिलेटेड परहेज बताए जाते हैं। गॉल ब्लैडर में ऐसा नहीं। इवन दूध दही भी आदमी ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, नॉनवेज भी गरिष्ठ भोजन थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। नॉनवेज में चूंकि फैट होता है, फैट ज्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बॉइल्ड मीट वगैरह चिकन खाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टी, कॉफी, अल्कोहल कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्कोहल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती गॉल स्टोन में। टी, कॉफी में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो किडनी स्टोन में, क्योंकि टी में भी वो कैफीन वगैरह जो होता है एंड यूरिक एसिड भी होता है, वो किडनी स्टोन को कंट्रीब्यूट करते हैं, गॉल स्टोन को नहीं करते। अल्कोहल से लिवर पे फर्क आता है? लिवर में आता है। लिवर को अल्कोहल इज इंजूरियस टू लिवर बट नॉट टू गॉल ब्लैडर। अगर कोई मॉडरेट क्वांटिटी में लेता है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। साइंटिफिकली ये मना नहीं होता है। मैं रिकमेंड नहीं करता कोई अल्कोहल ले, लेकिन अगर कोई लेता है छोटी मोटी क्वांटिटी में, रेयर सेल्डम लेता है, तो ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मीठी मीठी दवाइयाँ, हाउ डू यू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट, उनका इलाज कैसे करते हैं? हाँ, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। हम लोग डिस्टिल वाटर में दवाओं को डिस्पेंस करते हैं। स्टरलाइज्ड डिस्टिल वाटर हमारे यहाँ जो बच्चों में या जो डायबिटिक मरीज हैं या जो लोग मीठा नहीं पसंद करते, उनको हम डिस्टिल वाटर में दवाएं दे देते हैं, वो ले सकते हैं आराम से। शुगर, बिकॉज जो टैबलेट्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ शुगर, और जो दवा होती है हमारी लिक्विड बेस में होती है, तो उसको पानी से दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम लोग करते हैं। एनी रिस्ट्रिक्शंस इन एक्टिविटीज, ज्यादा स्पोर्टी रहेंगे तो स्टोन्स इधर उधर जाने का भी खतरा है? नहीं, ऐसा नहीं। लोग जिम करते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, उसका कोई गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम से कोई लेना देना नहीं। चाहे जितनी एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, चाहे जितना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एनी रिस्ट्रिक्शंस और कोई आपके साइड से दवा? हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज ये करते रहना चाहिए। तो उससे जो लिपिड्स हैं ब्लड में, अपार्ट फ्रॉम शुगर, लिपिड कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि सीरम ट्राइग्लिसराइड, सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये डिस्टर्ब होते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। तो डाइट रिस्ट्रिक्शन में फैट का रिस्ट्रिक्शन होता है, और एक्सरसाइज हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर लोग इसको रेगुलर करते रहे तो शायद स्टोन बने ही नहीं, ऐसा भी है। ट्रीटमेंट और रिस्पांस क्या एज वाइज, वेट वाइज डिफर करता है? एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें डोजेस कम हो जाती। बच्चों में डोज कम होती है, एडल्ट में ज़्यादा होती है, लेकिन एज का कोई ट्रीटमेंट से ताल्लुक नहीं है, और ना मेल फीमेल का कोई इफेक्ट होता है। और जो लोग ओबीज होते हैं उनमें भी होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके डोज बनती है। इट इज इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो अगर कोई मोटा है या पतला है, उससे हमारी दवाओं के सिलेक्शन में या उसके डोज में कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स? होम्योपैथी इज द सेफेस्ट ऑन द अर्थ। कि वेट या मेटाबॉलिज्म पे असर? नो, जितनी भी दवाएं होम्योपैथी में है वो कोई भी एडवर्स रिएक्शन नहीं देती, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। बल्कि आउट ऑफ ऑल पैथीज जो अवेलेबल है अभी दुनिया में, होम्योपैथी इज द सेफेस्ट ऑफ ऑल। होम्योपैथी के बाद नॉन मेडिसिनल थेरेपी शुरू होती है, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा एंड एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस तरह की थेरेपी शुरू होती है जिसमें दवाएं नहीं दी जाती। तो आप होम्योपैथी सो डाइल्यूटेड, सो माइक्रोडोज कि इसका ना कोई एडवर्स इफेक्ट है और ना इससे कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, कि वो शरीर में दवाएं रुकती नहीं है, वो काम करके वो खत्म हो जाती हैं। एक्शन दिया, खत्म। और लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर जी, हाउ टू कीप गॉल ब्लैडर हेल्दी एंड हैप्पी फॉरएवर? मेरा ख्याल है अगर आदमी खुश रहेगा
तो सारे अंग खुश रहते हैं। क्योंकि स्ट्रेस आजकल जो मैं देख रहा हूँ, मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस हो रहा है। WHO भी कहता है कि फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज हेल्थ। इससे आप इस डेफिनेशन में आप देखिए कि अगर आदमी फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, यानी स्ट्रेस को कंट्रोल रखे, स्पिरिचुअली फिट रहे, सोशली फिट रहे, तो कोई भी बीमारी से बच सकता है। गॉल ब्लैडर भी उनमें से एक है। क्योंकि when your eyes do not weep, your internal organs start weeping. This is a slogan of psychiatrist. तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का भी इफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे आता है, एंडोक्राइन सिस्टम पे आता है, और ये जो लिपिड सिस्टम है इस पे भी आता है। तो नेचुरली आपका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर पे भी स्ट्रेस का इफेक्ट आता है। तो अगर आप खुश रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और मेंटली भी अगर आप हेल्दी रहते हैं और मस्त रहते हैं, तो गॉल ब्लैडर भी सेफ रहेगा। दिस इज माई मैसेज टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अच्छा, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जी। आपके द्वारा दी गई हर जानकारी उपयोगी है। Thank you. और अगर आपके मन में भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।